हेलो राम राम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्जेंट ऑफिशियल। मैं सौरभ गिराटी फोर्थ सेमेस्टर के लिए पॉलिटिकल साइंस की क्लास स्टार्ट कर रहा हूं। मैं सिलेबस देख लिया था पिछले वीडियो में। अगर और भी किसी सब्जेक्ट का आपको स्टडी करनी है तो मैं प्ले लिस्ट बना रखी है, वहाँ पर देख सकते हैं आप। इनके क्वेश्चन भी लेके आऊँगा मैं, प्रत्येक यूनिट वाइज क्वेश्चन लेके आऊँगा प्रत्येक सब्जेक्ट के। यूनिट 1 है पाश्चात्य राजनीतिक विचार, प्लेटो से सुधार आंदोलन तक। इस इकाई में हम पश्चिमी राजनीतिक चिंतन की उन जड़ों को खोदेंगे जहाँ से हमारे के सारे विचार निकले हैं। हम देखेंगे कैसे प्राचीन यूनान से शुरू होकर मध्यकाल के चर्च के प्रभाव से गुजरते हुए लोक राज्य, समाज और सत्ता के बारे में सोचने लगे। एक तरह से ये हिस्ट्री का सिलेबस भी हो जाता है जब अपन वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं, इन बहुत से टॉपिकों को पढ़ते हैं। प्लेटो, यूनिट 1 का फर्स्ट टॉपिक है प्लेटो। प्लेटो यानी कि पश्चिमी दर्शन का जनक, जिन्होंने अपने गुरु सुकरात की यादों और एथेंस के उथल पुथल भरे माहौल से प्रेरणा लेकर ऐसे विचार दिए जो आज भी प्रासंगिक हैं। परिचय और ऐतिहासिक संदर्भ, जीवन और काल। प्लेटो का जन्म एथेंस के एक कुलीन परिवार में हुआ। 428 से 427 ईस्वी पूर्व में हुआ। उन्होंने एथेंस की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने की सोची थी, लेकिन लोकतंत्र द्वारा सुकरात को जहर दिए जाने की घटना ने उन्हें राजनीति से विमुख कर दिया। यानी सुकरात को जहर दे दिया गया लोकतंत्र द्वारा। इस घटना ने उन्हें यह सोचने पर मजबूर किया कि जब तक शासक ज्ञानी नहीं होंगे तब तक समाज में न्याय नहीं हो सकता। सुकरात का प्रभाव। सुकरात ने सवालों के जरिए ज्ञान प्राप्त करने की विधि सिखाई। प्लेटो ने उनसे सीखा कि वास्तविक ज्ञान इंद्रियों से नहीं बल्कि बुद्धि से प्राप्त होता है। सुकरात का न्याय सद्गुण पर जोर प्लेटो के विचारों की नींव बना। प्रमुख कृतियाँ और उनके महत्व। गणराज्य, प्लेटो गणराज्य के बारे में क्या सोचते थे? यह उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है जो आदर्श राज्य, न्याय, शिक्षा और दार्शनिक राजा के सिद्धांतों पर केंद्रित है। इसमें समाज के विभिन्न वर्गों, संपत्ति, परिवार और आदर्श के गुण शामिल हैं। राजनेता, इसमें उन्होंने कानून और शासन की कला पर विचार किया, यह देखते हुए कि क्या कोई आदर्श शासक बिना कानून के शासन कर सकता है या कानून की आवश्यकता है। कानून, यह उनकी अंतिम कृति थी जो गणराज्य के अधिक व्यवहारिक और यथार्थवादी संस्करण को प्रस्तुत करती थी। इसमें वे यह स्वीकार करते हैं कि मानव प्रकृति की सीमाओं के कारण आदर्श से कमतर लेकिन फिर भी अच्छे कानून आधारित शासक की आवश्यकता है। न्याय का सिद्धांत, प्लेटो का मौलिक विचार। न्याय क्या है? प्लेटो के अनुसार प्लेटो के लिए सिर्फ न्याय सिर्फ कानूनों का पालन करना नहीं था, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक वर्ग का अपना कार्य पूरी ईमानदारी से करना, दूसरों के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना। यह सद्गुण का सर्वोच्च रूप था। आत्मा का त्रिगुणी सिद्धांत। प्लेटो ने मानव आत्मा को 3 हिस्सों में बांटा: बुद्धि, साहस, इच्छा या भूख। बुद्धि जो ज्ञान और सत्य की तलाश करती है। साहस और आत्मा जो भावनाओं का सम्मान करती है। इच्छा भूख जो शारीरिक जरूरतों और इच्छाओं को पूरी करती है। प्लेटो के अनुसार जब बुद्धि आत्मा का मार्गदर्शन करती है और साहस व इच्छा उसके नियंत्रण में होते हैं तो व्यक्ति में न्याय स्थापित होता है। यानी कि जब बुद्धि आत्मा का मार्गदर्शन करती है और साहस व इच्छा इसके नियंत्रण में होते हैं, नहीं कि साहस न तो ज़्यादा होना चाहिए न इच्छा ज़्यादा होनी चाहिए, नियंत्रण में है बुद्धि के, तो व्यक्ति न्याय स्थापित करता है। अगर एक भी चीज़ डगमगाती है तो वहाँ न्याय स्थापित नहीं हो सकता। समाज का त्रिस्तरीकरण। इसी तरह उन्होंने समाज को भी 3 वर्गों में बांटा जो आत्मा के गुणों के अनुरूप थे। दार्शनिक राजा या शासक वर्ग, जिनमें बुद्धि का प्रभुत्व होता है, इनका काम शासन करना
और ज्ञान के आधार पर निर्णय लेना है। यानी राजा का काम है शासन करना और ज्ञान के आधार पर निर्णय लेना। सैनिक और सहायक वर्ग, जिनमें साहस का प्रभुत्व होता है, इनका काम राज्य की रक्षा करना है। यानी सैनिक का काम है साहस दिखाना, राजा का काम है निर्णय लेना, शासन करना बुद्धि के आधार पर या ज्ञान के आधार पर। उत्पादक वर्ग, जिनमें इच्छाओं का प्रभुत्व होता है, इनका काम समाज के लिए आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन करना होता है, यानी समाज के लिए वस्तुओं का निर्माण करना। न्याय तब स्थापित होता है जब ये तीनों वर्ग अपने अपने कार्य करते हैं और दार्शनिक राजा समाज का नेतृत्व करता है। आदर्श राज्य और दार्शनिक राजा। दार्शनिक राजा का सिद्धांत। प्लेटो का मानना था कि जब तक दार्शनिक राजा नहीं होंगे या राजा दार्शनिक नहीं बनेंगे, तब तक राज्य को बुराइयों से मुक्ति नहीं मिलेगी। दार्शनिक राजा वह है जिसके पास ज्ञान है, जो सत्य को पहचानता है, जो सद्गुणों से भरा है, वह स्वार्थी नहीं है बल्कि पूरे समाज के हित में कार्य करता है, वही दार्शनिक राजा है। यानी जो बुद्धि के दम पर, बुद्धि के बल पर न्याय करता है, भावनाओं में नहीं बहता, बिना लालच के न्याय करता है। शिक्षा का महत्व है। प्लेटो के आदर्श राज्य में शिक्षा सर्वोपरि थी। यह एक राज्य नियंत्रित और आजीवन प्रक्रिया थी जिसका उद्देश्य योग्य व्यक्तियों को पहचानना और उन्हें दार्शनिक राजा बनने के लिए तैयार करना था। इसमें व्यायाम, संगीत, गणित, दर्शन शास्त्र शामिल थे। यानी कि ये शिक्षाएं थी जिनसे व्यक्ति योग्य बनता है या दार्शनिक राजा में ये योग्यताएं होनी चाहिए। महिलाएं और आदर्श राज्य। महिलाएं और आदर्श राज्य के बारे में क्या सोचते थे? प्लेटो ने पहली बार महिलाओं को पुरुषों के सम्मान, शैक्षिक और राजनीतिक अवसर प्रदान करने की वकालत की। उनके अनुसार लिंग के आधार पर कोई भेद नहीं कर सकता और योग्य महिलाएं भी शासक बन सकती हैं। यानी राजनीति में भी उनका समानता हो, राजनीति में भी समान रूप से भाग लें वो। साम्यवाद का सिद्धांत। उद्देश्य क्या था इसका? शासक वर्ग, दार्शनिक राजा और सैनिक को भ्रष्टाचार और स्वार्थ से बचाने के लिए प्लेटो का तर्क था कि निजी संपत्ति और परिवार का मोह शासकों को उनके कर्तव्य से भटका सकता है। संपत्ति का साम्यवाद। शासकों को कोई निजी संपत्ति रखने की अनुमति नहीं थी, वे सामूहिक रूप से रहते थे, उनकी जरूरतें राज्य द्वारा पूरी की जाती थी। यानी कि अपने लिए राजा कोई धन अलग से धन नहीं रख सकता, राज्य का धन ही उसका धन होगा। परिवार का साम्यवाद। वरना पहले अपन ने देखा था, अगर पढ़ा हुआ आपने हिस्ट्री में, एंशियंट हिस्ट्री में जब अपन मौर्य काल पढ़ते हैं या मगध साम्राज्य पढ़ते हैं तो इसमें नंद वंश आता है। नंद वंश के राजा थे एक धनानंद, वो राज्य के धन से अलग धन रखते थे अपने लिए कि जब भी मैं राजा पद से हट जाऊं तो वो धन मेरे लिए काम आए। ऐसा प्लेटो के अनुसार नहीं करना चाहिए, निजी संपत्ति नहीं होगी राजा की। परिवार का साम्यवाद। शासकों को व्यक्तिगत परिवारों की अनुमति नहीं थी, बच्चे राज्य की संपत्ति माने जाते थे और सामूहिक रूप से पाले जाते थे। इसका उद्देश्य शासकों के निजी हितों को समाप्त करना और उन्हें पूरी तरह राज्य के प्रति समर्पित करना था। यानी कि आम बच्चों की तरह ही उनका लालन पोषण किया जाता था, कोई विशेष उन्हें अवसर नहीं दिए जाते थे। आलोचना। इस विचार की बहुत आलोचना ही हुई क्योंकि यह अमानवीय और अव्यावहारिक माना गया। क्योंकि जहाँ पर राजा की बुराई हो रही है, राजा को निजी संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है, जो उनके परिवार वाले हैं या बेटे बेटियां हैं तो उनको विशेष अवसर मिल ही नहीं रही। तो इन्होंने कहा ये तो अमानवीय है, ये तो व्यवहार में उतर ही नहीं सकता। ये तो प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य को अरिस्टोक्रेसी कहा, जिसका अर्थ था कि बुद्धिमानों का शासन। उन्होंने तर्क दिया कि राज्य अपने आदर्श स्वरूप से कैसे भ्रष्ट होते हैं। अरिस्टोक्रेसी, बुद्धिमानों और सद्गुणों का शासन सबसे अच्छा। टीमोक्रेसी, सम्मान और महत्वाकांक्षा का शासन जिसमें सैनिक वर्ग हावी हो जाता है, जैसे कि स्पार्टा में था। ओलिगार्की, धनवानों का शासन जिसमें संपत्ति ही शासन का आधार बनती थी, इसमें समाज अमीर और गरीब में बढ़ जाता है। डेमोक्रेसी,
बीड़ डेमोक्रेसी, बीड़ का शासन या निरंकुश स्वतंत्रता, जहाँ हर कोई अपनी मनमानी करता है। इसमें अनुशासन की कमी और अराजकता होती है। प्लेटो लोकतंत्र को बहुत खतरनाक मानते थे क्योंकि यह अज्ञानी बहुमत द्वारा शासित होता है। यानी कि बहुमत से कोई चुना जाता है, वो अज्ञानी भी हो सकता है, उसकी पढ़ाई लिखाई के बारे में या उसकी बुद्धि के बारे में अपन को पता नहीं चलता, इसलिए वो डेमोक्रेसी को बहुत खतरनाक मानते थे। उनके अनुसार राज्य का शासन चलाने के लिए बुद्धि का होना बहुत जरूरी है। टिरेनी, सबसे बुरा रूप जो लोकतंत्र की अराजकता से उत्पन्न होता है। एक शक्तिशाली व्यक्ति सत्ता हथिया लेता है, पूर्ण निरंकुशता से शासन करता है। वो हिटलर वाली बात है इसमें। अरस्तु, अब प्लेटो पढ़ लिया, अब अरस्तु पढ़ेंगे। अरस्तु, जिन्हें विज्ञान का जनक भी कहा जाता है, प्लेटो के शिष्य होने के बावजूद उनसे भिन्न थे। यानी कि प्लेटो के शिष्य थे अरस्तु। वे आदर्शवादी नहीं थे बल्कि अनुभववादी और व्यवहारिक थे। उन्होंने अपने गुरु के विचारों की आलोचना की और एक नई दिशा दी। जीवन और काल, अरस्तु का जन्म 384 ईस्वी पूर्व स्टेगिरा में हुआ। उन्होंने प्लेटो की अकादमी 20 साल तक अध्ययन किया। बाद में वे सिकंदर के महान गुरु बने, जिससे उन्हें व्यापक अनुभव और ज्ञान प्राप्त हुआ। प्लेटो से भिन्नता, जहाँ प्लेटो आदर्शवादी थे और क्या होना चाहिए पर जोर देते थे, वहीं अरस्तु यथार्थवादी थे, क्या है पर ध्यान केंद्रित करते थे। उन्होंने 158 से अधिक संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया। प्रमुख कृति क्या थी? राजनीति, यह उनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना है, जहाँ उन्होंने राज्य की प्रकृति, विभिन्न संविधानों, नागरिकता, न्याय और क्रांतियों पर विस्तार से लिखा। राज्य की प्रकृति और उत्पत्ति, मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है। यह अरस्तु का सबसे प्रसिद्ध कथन है। इसका अर्थ है कि मनुष्य अपनी पूर्ण क्षमता का विकास केवल राजनीतिक समुदाय में ही कर सकता है, वह अकेला नहीं रह सकता। राज्य का कर्मिक विकास, अरस्तु ने राज्य को परिवारों से विकसित होते हुए देखा। परिवार, सबसे छोटी इकाई जहाँ बुनियादी जरूरतें पूरी होती हैं। गांव, कई परिवारों का समूह है जो बड़ी जरूरतों को पूरा करता है। राज्य, कई गांवों का समूह है जो आत्मनिर्भर होता है और नागरिकों की सुखी जीवन और पूर्ण विकास के लिए आवश्यक वातावरण प्रदान करता है। राज्य का उद्देश्य, राज्य सिर्फ सुरक्षा या आर्थिक जरूरतों के लिए नहीं है, बल्कि नैतिक और बौद्धिक विकास के लिए भी है। यह नागरिकों को सद्गुण से भरा जीवन जीने में मदद करता है। संविधानों का वर्गीकरण, अरस्तु ने शासन प्रणालियों को संख्या, कितने लोग शासन करते हैं, और उद्देश्य, किसके हित में शासन करते हैं, के आधार पर वर्गीकृत किया। सामान्य रूप, शासकों के हित में। राजतंत्र, एक का शासन। अभिजात तंत्र, कुछ का शासन। पॉलिटी, बहुतों का शासन। विकृत रूप, शासकों के स्वार्थ में। तानाशाही या निरंकुश तंत्र, एक का शासन। कुलीन तंत्र, कुछ का शासन। लोकतंत्र, बहुतों का शासन। पॉलिटी, सर्वोत्तम व्यवहारिक शासन। अरस्तु ने पॉलिटी को सबसे व्यवहारिक और स्थिर शासन प्रणाली माना। यह मध्यम वर्ग का शासन होता है, जब बहुत अमीर और बहुत गरीब दोनों नहीं होते, यानी मिडिल क्लास फैमिली शासन करती है। यहाँ कुलीन तंत्र और लोकतंत्र का मिश्रण है, जहाँ बहुमत का शासन होता है लेकिन कानून के अनुसार। यह स्थिरता और सद्गुणों को बढ़ावा देता है। नागरिकता का सिद्धांत, नागरिक कौन है? अरस्तु के अनुसार नागरिक वह व्यक्ति है जो न्याय, प्रशासन और विधायी कार्यों में भाग लेता है। इसमें महिलाएं, दास, विदेशी और कारीगर शामिल नहीं है, क्योंकि राजनीतिक कार्यों में सीधे भाग नहीं लेते। यानी नागरिक वही है जो राजनीति में भाग लेता है, बाकी कोई नागरिक नहीं है। आलोचना, यह सिद्धांत समावेशी नहीं था, एक छोटे अभिजात वर्ग तक सीमित था। न्याय का सिद्धांत, अरस्तु का न्याय सिद्धांत देखते हैं। वितरणात्मक न्याय, यह समाज में संसाधनों, सम्मान और पदों के वितरण से संबंधित है। अरस्तु के अनुसार
यह योग्यता के आधार पर होना चाहिए, न कि केवल समानता के आधार पर। सुधारात्मक न्याय, यह उन मामलों से संबंधित है जहां किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाया गया हो। इसका उद्देश्य नुकसान को सुधारना और संतुलन बहाल करना, चाहे वह अपराध के दंड के रूप में हो या अनुबंधों के उल्लंघन के रूप में हो। क्रांति का सिद्धांत, अरस्तु ने क्रांतियों के कारणों और उन्हें रोकने के उपायों का विस्तृत विश्लेषण किया। क्रांति के कारण क्या थे? असमानता, अन्याय, शासकों का लालच, घमंड, सम्मान की कमी, गुटबाजी, चुनाव धोखाधड़ी। इसके कारण क्रांति होती है। क्रांति के रोकने के उपाय क्या हैं? कानूनों का पालन होना चाहिए, शासकों द्वारा न्यायपूर्ण व्यवहार होना चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए, मध्यम वर्ग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, छोटे बदलाव को रोकना चाहिए। संत ऑगस्टीन, इनको पढ़ेंगे अब। संत ऑगस्टीन जो 4वीं से 5वीं शताब्दी में रहते थे। रोमन साम्राज्य के पतन के दौरान ईसाई धर्म और राजनीतिक सत्ता के बीच संबंधों का गहन विचार किया। परिचय और संदर्भ, जीवन और काल। ऑगस्टीन का जन्म उत्तरी अफ्रीका में हुआ। वे पहले सांसारिक सुखों में लीन थे, फिर ईसाई धर्म अपना लिया और बिशप बन गए। रोमन साम्राज्य का पतन, उनके समय में रोमन साम्राज्य कमजोर हो रहा था और 410 ईस्वी में रोम को गोथों ने लूट लिया। इस घटना ने कई लोगों को ईसाई धर्म पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित किया। ऑगस्टीन ने अपनी कृति ईश्वर का नगर लिखकर इन सवालों का जवाब दिया। दो नगरों का सिद्धांत, यह ऑगस्टीन का सबसे मौलिक विचार है। उन्होंने मानव जाति को दो प्रतीकात्मक नगरों में बांटा। ईश्वर का नगर, यह उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो ईश्वर के प्रेम, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। यह आध्यात्मिक और शाश्वत है। पृथ्वी का नगर, यह उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो स्वार्थ, अहंकार, सांसारिक सुखों के पीछे भागते हैं। यह भौतिक और क्षणभंगुर है। इन दोनों के बीच संबंध क्या है? ऑगस्टीन ने कहा, ये दोनों नगर इस दुनिया के साथ मौजूद हैं, एक दूसरे से गुथे हुए हैं। मनुष्य को यह चुनाव करना होता है कि वह किस नगर का नागरिक बनना चाहता है, आध्यात्मिक बनाम सांसारिक सत्ता। इस सिद्धांत ने बाद में चर्च, ईश्वर का नगर और राज्य, पृथ्वी का नगर के बीच संबंधों को समझने में मदद की। चर्च आध्यात्मिक सत्ता का प्रतिनिधित्व होता है, जबकि राज्य सांसारिक सत्ता होती है। राज्य की भूमिका और उसकी आवश्यकता। ऑगस्टीन के अनुसार राज्य सांसारिक नगर पाप का परिणाम है। यह मनुष्य के पतित स्वभाव के कारण आवश्यक है। राज्य का उद्देश्य, राज्य का प्राथमिक उद्देश्य पापों को नियंत्रित करना है, शांति बनाए रखना, न्याय स्थापित करना, ताकि मनुष्य को पृथ्वी पर एक सभ्य जीवन जीने का मौका मिले। यह स्वर्ग का मार्ग नहीं है, बल्कि स्वर्ग के मार्ग पर चलने के लिए एक सुरक्षित वातावरण प्रदान करता है। अधिकार की उत्पत्ति है। शासकों का अधिकार ईश्वर से आता है, भले ही वे पापी हो। इसलिए नागरिकों को राज्य के कानूनों का पालन करना चाहिए, बशर्ते वे ईश्वर के कानून के खिलाफ न हो। यानी कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। प्रत्येक नागरिक को राज्य के कानूनों का पालन करना चाहिए। बस कानून गलत नहीं होना चाहिए, ईश्वर के खिलाफ नहीं होना चाहिए। इनके विचार पढ़ रही हैं। पहले तो अपने प्लेटो पढ़ा, फिर अरस्तु पढ़ा, फिर संत ऑगस्टीन पढ़ा। अब ये थॉमस एक्विनास पढ़ेंगे। इनके अनुसार कौन कौन सी चीज़ें हैं, इनके विचार किन क्षेत्र के लिए थे। थॉमस एक्विनास 13वीं शताब्दी के महान दार्शनिक और धर्मशास्त्री थे। अरस्तु के तर्कसंगत दर्शन को ईसाई धर्मशास्त्र के साथ सफलतापूर्वक एकीकृत किया। इनका परिचय देख लेते हैं। एक्विनास का जन्म 1225 में इटली में हुआ। वे डोमिनिकन भिक्षु थे। अरस्तु का पुनरुत्थान, उनके समय में अरस्तु के कार्यों का अरबी से लैटिन में अनुवाद हो रहा था।
जिससे पश्चिमी यूरोप में उनके विचारों की वापसी हुई। एक्विनास ने अरस्तु के तर्कसंगत दृष्टिकोण को ईसाई विश्वास के साथ मिलाने का बेड़ा उठाया। प्रमुख कृति क्या थी उनकी? सुम्मा थियोलॉजिका, यह उनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना है जो धर्मशास्त्र और दर्शन शास्त्र के विभिन्न पहलुओं पर विचार करती है, जिसमें कानून, राज्य का न्याय भी शामिल है। कानूनों का सिद्धांत। एक्विनास ने कानूनों को 4 श्रेणियों में बांटा। शाश्वत कानून, यह ईश्वर का ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाला ईश्वरीय और सार्वभौमिक कानून है। यह असीमित और अपरिवर्तनीय है। प्राकृतिक कानून, यह शाश्वत कानून का एक हिस्सा है जिसे मनुष्य अपनी बुद्धि से जान सकता है। यह नैतिकता के सार्वभौमिक सिद्धांतों को बनाता है, जैसे कि अच्छा करो, बुराई से बचो। यह मानव कानूनों का आधार है। मानव कानून, ये वे कानून हैं जिन्हें मनुष्य अपनी सामाजिक जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाता है। ये प्राकृतिक कानून पर आधारित होने चाहिए। यदि मानव प्राकृतिक कानूनों का उल्लंघन करता है तो वह न्यायपूर्ण नहीं होता। उसका पालन करना अनिवार्य नहीं है। दैवीय कानून, यह ईश्वर द्वारा पवित्र धर्म ग्रंथों जैसे बाइबल के माध्यम से प्रकट किया गया कानून है। यह मनुष्य को मुक्ति और मोक्ष का मार्ग दिखाता है जो प्राकृतिक कानून से परे है। कानून की सीढ़ी, यानी कानून पर कैसे चला जाए। इन कानूनों को एक पदानुक्रम में देखा जा सकता है, जहाँ शाश्वत कानून सर्वोच्च है। मानव कानून को प्राकृतिक और दैवीय कानूनों के अनुरूप होना चाहिए। राज्य और चर्च में क्या संबंध होना चाहिए? एक्विनास ने राज्य और चर्च के बीच में सामंजस्यपूर्ण संबंध की वकालत की। उन्होंने माना कि दोनों अपने अपने अधिकार क्षेत्र हैं। राज्य सांसारिक मामलों को नियंत्रित करता है, शांति और व्यवस्था बनाए रखता है और नागरिकों को सद्गुण से भरा जीवन जीने में मदद करता है। चर्च क्या है? आध्यात्मिक मामलों से संबंधित है और मनुष्य को मोक्ष की ओर ले जाता है। चर्च की प्रधानता, हालांकि आध्यात्मिक लक्ष्य सांसारिक लक्ष्य से उच्चतर है, इसलिए कुछ मामलों में चर्च का अधिकार राज्य से भी ऊपर माना जाता है। एक्विनास ने राज्य को चर्च के अधीन नहीं माना, बल्कि एक सहयोगी के रूप में देखा जो आध्यात्मिक लक्ष्यों की प्राप्ति में मदद करता है। इनके अनुसार चर्च राज्य से ऊपर है। यह चर्च और राज्य दोनों एक दूसरे की सहायता करते हैं। चर्च आध्यात्मिक होता है जिसका उद्देश्य मनुष्य को मोक्ष की ओर ले जाना होता है, क्योंकि मोक्ष सर्वोपरि है इंसान के लिए। ऐसे ही राज्य भी सर्वोपरि है नागरिक के लिए। न्यायपूर्ण युद्ध का सिद्धांत। एक्विनास ने उन शर्तों को निर्धारित किया जिनके तहत युद्ध को नैतिक रूप से उचित ठहराया जा सकता है। उचित कारण, युद्ध केवल अन्याय को सुधारने या गंभीर खतरे का जवाब देने के लिए होना चाहिए। उचित अधिकार, युद्ध केवल एक वैध शासक द्वारा घोषित किया जाना चाहिए। उचित इरादा, युद्ध का उद्देश्य शांति स्थापित करना और न्याय बहाल करना होना चाहिए, न कि केवल शक्ति और भूमि प्राप्ति। बहुत से राजा शक्ति प्राप्त करने के लिए और भूमि प्राप्त करने के लिए युद्ध करने लग जाते हैं, बल्कि युद्ध का उद्देश्य केवल शांति स्थापित करना होना चाहिए। अंतिम उपाय, युद्ध से पहले सभी शांतिपूर्ण विकल्पों को आजमाया जाना चाहिए। आनुपातिकता, युद्ध में होने वाला नुकसान अपेक्षित लाभ से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी युद्ध करने से अगर लाभ अधिक होता है और नुकसान कम होता है तो ही युद्ध किया जाना चाहिए। अगर युद्ध करने से लाभ कम हो रहा है और नुकसान ज़्यादा हो रहे हैं तो युद्ध नहीं करना चाहिए। गैर लड़ाकों की प्रतिरक्षा, नागरिकों और गैर लड़ाकों को जानबूझकर निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। यानी जिनका संबंध युद्ध से है ही नहीं, बेकसूरों को युद्ध में शामिल नहीं होना चाहिए। यानी आम आदमी को जो युद्ध में नहीं जाना चाहता उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अब 5th टॉपिक है पुनर्जागरण। पुनर्जागरण 14वीं से लेकर 17वीं शताब्दी तक चला। यूरोप में एक ऐसा सांस्कृतिक, कलात्मक और बौद्धिक पुनर्जन्म था जिसने मध्ययुगीन धार्मिक और सामंती विचारों से हटकर मानव केंद्रित दृष्टिकोण को बढ़ावा दिया।
पुनर्जागरण अपन वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ते हैं। इसका उद्देश्य यही था कि मानव के लिए, मानव के केंद्रित होकर मानव की भलाई के लिए कानून बने, मानव के क्षेत्र में सुधार हो, मानव को प्राथमिकता दी जाए। पुनर्जागरण यानी जाग गए, सोते थे जाग गए। अब ऐसे तो है नहीं कि सोते थे कोई जगा दिया और वो पुनर्जागरण हो गई। उनके विचारों में जागरूकता आई, उनके विचार बदले, कुछ ना कुछ बेहतर किया। यही पुनर्जागरण है। परिचय और महत्व। नाम का अर्थ। पुनर्जागरण का अर्थ है फिर से जन्म लेना। यह प्राचीन यूनान और रोम के ज्ञान, कला और साहित्य का पुनरुद्धार था। क्यों महत्वपूर्ण है? इसने मध्ययुगीन अंधविश्वासों और चर्च के प्रभुत्व को चुनौती दी। इसने व्यक्तिवाद, तर्कवाद, अनुभववाद को बढ़ावा दिया। ये धार्मिक आडंबर हो गई थी, उनको चुनौती दी। व्यक्ति के लिए क्या बेहतर किया जाए इस पर जोर दिया, तर्क पर जोर दिया, अनुभव पर जोर दिया। मानवता को उदय। यह पुनर्जागरण की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। इसने ईश्वर केंद्रित दृष्टिकोण के बजाय मानव क्षमता, उपलब्धियां और मानव मूल्य पर ध्यान केंद्रित किया। इसने धर्मनिरपेक्षता की नींव रखी। मैकियावेली का प्रभाव। मैकियावेली फ्लोरेंस, इटली का एक कूटनीतिज्ञ था, को अक्सर आधुनिक राजनीतिक यथार्थवाद का जनक माना जाता है। द प्रिंस, उनकी महान कृति। यह एक शासक के लिए एक व्यवहारिक गाइड है कि सत्ता कैसे प्राप्त की जाए, उसे कैसे बनाए रखा जाए। यह धार्मिक या नैतिक आदर्शों के बजाय वास्तविक राजनीति पर आधारित है। मैकियावेली के प्रमुख विचार। पूछ सकते हैं मैकियावेली के प्रमुख विचार। नैतिकता और राजनीति का अलगाव। मैकियावेली ने पहली बार स्पष्ट रूप से कहा कि राज्य की भलाई धार्मिक नैतिकता से अलग है। एक शासक को कभी क्रूर, कपटी, धोखेबाज होना पड़ सकता है यदि यह राज्य के हित में हो, यानी राजा को क्रूर भी होना पड़ सकता है प्रजा के लिए। साध्य साधन को उचित ठहराता है। यदि लक्ष्य महान है तो उसे प्राप्त करने के लिए अपनाए गए साधन उचित हैं। यानी अगर लक्ष्य महान है तो अगर उस लक्ष्य को प्राप्त करने में या धोखेबाजी, कपटी या क्रूर होना पड़ रहा है तो वो उचित है। किनके अनुसार? मैकियावेली के अनुसार। मानव प्रकृति का यथार्थवाद दृष्टिकोण। मैकियावेली का मानना था कि मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी है, लालची और अविश्वसनीय होता है। इसलिए एक शासक को लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए बल्कि उन्हें नियंत्रित करना चाहिए। भय बनाम प्रेम। शासक को लोगों द्वारा प्यार किए जाने के बजाय भयभीत होना चाहिए क्योंकि भय अधिक विश्वसनीय है। यानी अगर आप किसी से प्यार करते हैं और कोई आपसे डरता है, जो आपसे डरता है उस पर ज़्यादा विश्वास कर सकते हैं। शेर और लोमड़ी, ये बड़ा कूटनीतिज्ञ है। इनकी बातों से पता चलता है अपन को कि एक राजा में क्या गुण होनी चाहिए। ये गुण अपन को पश्चिमी जो क्षेत्र है, पश्चिमी देश हैं, उनमें, उनके शासकों में ये गुण अपन को दिखाई देते हैं। एक शासक को शेर की तरह शक्तिशाली और लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए ताकि वह खतरों को पहचान सके और उनका सामना कर सके। यानी कि लोमड़ी की तरह खतरों को पहचाने और शेर की तरह उनका सामना करे। प्रभाव। मैकियावेली ने दिखाया कि राजनीति कैसे वास्तव में काम करती है, न कि उसे कैसे काम करना चाहिए। उनके विचारों ने धर्मनिरपेक्ष राज्य और संप्रभुता के विचार की नींव रखी। अब सुधार आंदोलन स्टार्ट हो जाता है। रेनेसा यानी कि पुनर्जागरण खत्म हो गया है। अगला टॉपिक हो जाता है। मेरे को हाईलाइट करना चाहिए था पर मैं भूल गया यहाँ। सुधार आंदोलन 16वीं शताब्दी में एक बड़ा धार्मिक राजनीतिक उथल पुथल था जिसने पश्चिमी ईसाई धर्म में भारी बदलाव किए और यूरोप के राजनीतिक मानचित्र को नया रूप दिया। यानी कि धार्मिक आडंबर बहुत हो गए थे, मैंने बताया था रेनेसा के समय यानी पुनर्जागरण के समय। चर्च इसका दुरुपयोग करने लगा था। पादरी, जो चर्च का पादरी होता था, दुरुपयोग करने लगा था। परिचय और कारण क्या था?
यह रोमन कैथोलिक चर्च के खिलाफ एक आंदोलन था जिसमें धार्मिक राजनीतिक केंद्रीकरण को चुनौती थी। यानी कि जो चर्च का पादरी होता था या पोप होता था वो राजनीतिक रूप से भी एक होता था और धार्मिक रूप से भी एक होता था, दोनों एक ही था। यानी धार्मिक शक्ति का भी वही प्रतीक था, राजनीतिक शक्ति का वही प्रतीक था। इनके बारे में पढ़ेंगे। प्रमुख व्यक्ति मार्टिन लूथर, ये क्या सोचते थे, इनके विचार क्या थे, इन्होंने क्या काम किया। उन्होंने चर्च की बेचने की प्रथा और पोप के अधिकार को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि मोक्ष केवल विश्वास से मिलता है, न कि कर्मों या चर्चों के अनुष्ठानों से। जॉर्ज केल्विन, उन्होंने पूर्व निर्धारण के विचार पर जोर दिया, एक सख्त धार्मिक जीवन शैली की वकालत की। कारण चर्च का भ्रष्टाचार, पोप की राजनीतिक शक्ति, धर्म ग्रंथों का लैटिन में होना, मुद्रण यंत्र का विकास जो बाइबल को आम लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है, राजनीतिक प्रभाव, चर्च की शक्ति में कमी और राज्य की शक्ति में वृद्धि। सुधार आंदोलन ने पोप के सार्वभौमिक अधिकार को कमजोर किया और यूरोपीय राजकुमारों को अपनी भूमि पर चर्च की संपत्ति और मामलों पर अधिक नियंत्रण हासिल करने का अवसर दिया। जिसका क्षेत्र उसका धर्म। वेस्टफेलिया की संधि ने इस सिद्धांत को स्थापित किया। इसका अर्थ था कि जिस क्षेत्र का शासक जिस धर्म का होगा उसी धर्म को उस क्षेत्र के लोग मानेंगे। इसने राजाओं को अपने क्षेत्रों में धार्मिक मामलों पर पूर्ण संप्रभुता दी। धार्मिक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत विवेक। हालांकि सुधार आंदोलन ने तुरंत धार्मिक स्वतंत्रता नहीं दी, लेकिन इसके व्यक्तिगत विवेक और धार्मिक व्याख्या की स्वतंत्रता के विचारों के लिए मार्ग प्रशस्त किया। ये जब मैं बीच में बोलता हूँ तो आवाज़ थोड़ी ऐसी आ जाती है, बीच में गला सूख जाता है। लंबे समय तक क्लास इतनी रिकॉर्ड करता नहीं हूँ मैं। अब अलग अलग छोटे छोटे वीडियो बनाए तो भी बहुत टाइम लगता है, इसलिए मैं पूरी यूनिट को एक ही वीडियो में कंप्लीट कर रहा हूँ। राष्ट्रीय पहचान का उदय। धार्मिक विभाजनों ने लोगों को राष्ट्रीय पहचानों के आधार पर एकजुट करना शुरू कर दिया, क्योंकि वे एक विशिष्ट धार्मिक पहचान वाले राज्य के नागरिक के रूप में खुद को दिखाने लगे। कुछ चीज़ें हैं जो आपको नहीं समझ में आएंगी। एक तो आप पहली बार पढ़ रहे हो, बहुत सी चीज़ें हैं जो अपन बचपन में पढ़ते आते हैं और 12वीं के बाद वो ही रिपीट हो जाती हैं। अब ये आपने पढ़ा ही नहीं है, वर्ल्ड हिस्ट्री आपका कोई संबंध ही नहीं है, न आपने इसको पॉलिटी में पढ़ा कभी, तो आपके लिए नई चीज़ें हैं, इसलिए आपको कठिन लगती हैं। मेरे को कमेंट भी आया था कि भैया बुक बहुत ही हार्ड है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने इसको थोड़ा इजी करने का प्रयास किया। फिर भी आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो एक दो बार रिवीजन करना, जब मैं क्वेश्चन लेके आऊँगा तो और भी समझ में आएगा। राष्ट्र राज्य के उदय में भूमिका। सुधार आंदोलनों ने राज्य को चर्च के प्रभाव में मुक्त होने में मदद की। उन्हें अपनी राष्ट्रीय पहचान बनाने का अवसर दिया। यह केंद्रीकृत राजनीतिक सत्ता के विकास में सहायक था, क्योंकि शासकों ने अपनी सीमाओं के भीतर धार्मिक और राजनीतिक मामलों पर पूर्ण नियंत्रण हासिल किया। इसने भविष्य में संप्रभुता के सिद्धांत के विकास के लिए आधार तैयार किया, जहां प्रत्येक राज्य अपनी सीमाओं के भीतर सर्वोच्च होता है, बाहरी हस्तक्षेप से मुक्त होता है। यानी कि अगर कोई राज्य है, इसमें अगर धर्म क्या होगा, राज्य के अंदर क्या होगा, ये राज्य का जो शासक है वही संभालेगा। बाहरी कोई हस्तक्षेप नहीं होगा कि कौन सा धर्म चल रहा है, क्या चल रहा है, डीजे बज रहा है, गाने चल रही हैं, कोई किसी का भी गाना चलाए, जो राजा चाहेगा वही होगा। ऐसे करके यूनिट 1 कंप्लीट कर लिए अपन ने। धन्यवाद। अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। टेक केयर, बाय बाय।